आज हमारा देश स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एक टाइम था दुनिया में हम 81 रैंकिंग के ऊपर आते थे और आज हमारा देश थर्ड रैंकिंग में आ गया है पूरी दुनिया भर में। हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है इन कुछ सालों के अंदर कि हमारा देश इतना आगे निकलने लगा? देखिए, हमारे देश में ट्रेडमार्क फाइलिंग, कॉपीराइट फाइलिंग, पेटेंट्स फाइलिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर मैं 2008 से पहले की बात करूंगा ना, तो तब चाइना, जर्मनी, जापान, यूएसए ये सबसे आगे होते थे आईपीआर की फाइलिंग में। हिंदुस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। बट आज हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे निकल रहा है ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट में। आज भले ही चाइना आगे हो, बट हिंदुस्तान भी तेजी से बहुत आगे बढ़ रहा है आईपीआर फाइलिंग में, चाहे वो फिर पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, क्योंकि इंडियंस को भी समझ में आ रहा है। देखिए, आज हर छोटी से बड़ी ब्रांड अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट कर रही है। लोग ट्रेडमार्क की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं और मैं आपको आगे चल की वीडियो में बताऊंगा ट्रेडमार्क से कैसे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बनती है, कैसे एंटी बैरियर मार्केट के अंदर क्रिएट करे जाते हैं और क्यों ब्रांड्स अपने ट्रेडमार्क को लेके, कॉपीराइट को लेके, पेटेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। देखिए, आज के टाइम में ना ट्रेडमार्क बहुत मैटर करता है। ट्रेडमार्क मतलब आपके ब्रांड का नेम। एग्जांपल से प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। जैसे फ्लिपकार्ट 2007 में लॉन्च हुआ था, इनके पास ट्रेडमार्क नहीं था। यूएस में कंपनी ने फ्लिपकार्ट के ऊपर केस फाइल कर दिया था फॉर फ्लिपकार्ट डोमेन। अब वहां पे क्या हुआ, फ्लिपकार्ट 2 साल अपना टाइम वेस्ट कर दिया, उस केस को फाइट करने में पैसा लगा दिया। फाइनली वो उस केस से फ्री हुए। 2009 में हिंदुस्तान में उन्होंने अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड करवाया। अब उससे ब्रांड के टाइम का नुकसान होता है। जैसे ओला है, ओला के पास ट्रेडमार्क नहीं था शुरुआत में, तो कोलकाता की एक ब्रांड आ गई ओला कैब करके, उन्होंने केस फाइल कर दिया, वहाँ पे केस को लड़ा, उस पर टाइम वेस्ट हुआ, फिर उन्होंने वापस बिजनेस को चालू करा। स्नैपडील को बहुत ज़्यादा ट्रेडमार्क के अंदर दिक्कत आई थी शुरुआत में, क्योंकि हुआ क्या, जब स्नैपडील को दिक्कत आई ना, फिर उन्होंने ट्रेडमार्क पे ध्यान दिया, आईपीआर पोर्टफोलियो को मजबूत करा, क्योंकि उससे वहाँ पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कम होता है, ब्रांड को दिक्कत आती है। अब देखिए, ब्रांड का ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड होना जरूरी क्यों है? आप सोच रहे होंगे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा तो हम बिजनेस को चालू कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली मिथ है। अगर कोई आपको कहता है तो आज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ इस वीडियो में, टोटली मिथ है। ट्रेडमार्क के बिना बिजनेस हो सकता है, बट ट्रेडमार्क आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। फ्यूचर में कोई और उठ के आ रहा है कि ट्रेडमार्क मेरा है, मेरे पास सर्टिफिकेट या कोई एविडेंस लेकर आ रहा है, तब आपके पास एविडेंस नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, तो आपको बिजनेस के ब्रांड नेम में दिक्कत आ सकती है। अब देखो, जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं ना, वो लिव इन रिलेशनशिप की तरह होते हैं। मतलब कभी भी कोई भी आपको छोड़ के जा सकता है, आपके टाइम, एफर्ट सब कुछ लग गए, बट वो आपको छोड़ के कभी भी जा सकता है। जो रजिस्टर्ड मैरिजेस होते हैं वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की तरह है, वहाँ आपके टाइम एंड एफर्ट्स भी लग रहे हैं, बट अब आपके पास रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ सर्टिफिकेट का अंतर आ जाता है। इसीलिए ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, क्योंकि देखिए, आप एक ब्रांड नेम में टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको मालूम पड़ रहा है कि ब्रांड नेम आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, इसका सर्टिफिकेट किसी और के पास है, या फिर डाइल्यूटेड नेम है, मल्टीपल लोग इसको अलग अलग क्लास में यूज कर सकते हैं, तो आपका बहुत बड़ा पैसों का नुकसान हो जाएगा। इसलिए 10 सालों में हिंदुस्तान में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा आईपीआर में एंटरप्रेन्योर्स ने इन्वेस्ट करा है। ये आपको टोटल बता रहा हूँ मार्केट का, जितना पैसा लगा है बड़ी कंपनी से लेकर छोटी कंपनी ने मिला के। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आईपीआर को समझना जरूरी है आज के टाइम में, अगर आप इंडियन एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हो तो। जैसे लेंसकार्ट है, अब देखो लेंसकार्ट के पास उसका ट्रेडमार्क था, सब कुछ था, बट लेंसकार्ट एक इनोवेशन लेकर आया था। लेंसकार्ट ने कॉन्टैक्ट लेस पैकेजिंग बनाई, इनोवेट करा, मार्केटिंग करी, सब कुछ करी, कंपटीशन आया, देखा, फटाफट यूज करना चालू कर दिया। लेटर ऑन लेंसकार्ट को मालूम पड़ा कि हमारे पास का कॉपीराइट ही नहीं है, इसलिए कंपटीशन फियरलेसली इसको यूज कर रहा है, तो उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और अपने सारे डिजाइन्स का, क्रिएटिविटीज का कॉपीराइट भी लेना चालू करा। ये सारी चीजें देखने के बाद लेंसकार्ट की खुद की आंखें खुल गई। इसीलिए कहता हूँ कि पहले अपने कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करो। जो आप इन्वेंशन कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, उसका राइट आपके पास होना चाहिए, नहीं तो लेटर ऑन आपको ही दिक्कत आएगी। काफी सारे बिजनेस कोचिंग से आपने सुना होगा बिजनेस में एंटी बैरियर लेकर आओ, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, ये सब ये बनती कैसे? देखिए, ये सारी जो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, एंटी बैरियर है, वो आपके आईपी से ही तय होता है, आईपीआर से ही बनता है, क्योंकि आपके पास अगर किसी चीज का रजिस्ट्रेशन है, वो चीज सिर्फ आपके पास है, दूसरा यूज नहीं कर सकता, तो वहीं पे कॉम्पिटिटिव एज आ गई। मतलब आज हैममोर है, हैममोर का ट्रेडमार्क मैं यूज कर सकता हूँ, आप यूज कर सकते हो नहीं। आइसक्रीम की 10 दुकानें, जस्ट इमेजिन आइसक्रीम की 10 दुकानें, एक दुकान हैममोर की है,
तो क्वालिटी कस्टमर किसके पास जाएगा? हैममोर की वो 10वीं दुकान के पास 9 दुकान छोड़ के। या फिर किसी को आज फ्रेंचाइजी लेनी है, आप आइसक्रीम बिजनेस में हो, फूड बिजनेस में हो, तो फ्रेंचाइजी आपकी पहले बिकेगी, हैममोर की पहले बिकेगी या हल्दीराम की पहले बिकेगी? ऑब्वियसली हल्दीराम और हैममोर की पहले बिकेगी। तो वो ट्रेडमार्क वो IPR उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो वहां से एंटी बैरियर क्रिएट हो गया। अब ये चीज आपको समझना जरूरी है कि सिर्फ एंटी बैरियर ट्रेडमार्क कॉपीराइट से नहीं होता, पेटेंट से भी होता है। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन 20 साल में $1 ट्रिलियन का बिजनेस कैसे बन गया? सिंपली आपको समझाता हूं। उन्होंने 20 साल पहले 1999 में एक पेटेंट को रजिस्टर करवाया था और 20 साल तक उन्होंने उस पेटेंट की मोनोपोली एंजॉय करी। वो पेटेंट क्या था? सिंगल क्लिक चेकआउट। एक क्लिक में आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन उसके प्लेटफॉर्म पे सारी सेव हो जाएगी पूरी दुनिया में। ये पेटेंट सिर्फ उसके पास था, तो वो ई-कॉमर्स में राज कर गया 20 साल। 2019 के तो पेटेंट एक्सपायर हो गया, तो पूरी दुनिया यूज कर सकती है। बट 20 साल में उन्होंने बहुत लिमिटेड टाइम में $1 ट्रिलियन की कंपनी बना दी। जितना टाइम रिलायंस चल रहा है, टाटा चल रहा है, ये नहीं कर पाए, बट अमेजॉन कर गया। क्यों? उस पेटेंट की मदद से, इनोवेशन की मदद से। एशिया में वर्ल्ड के 66% ट्रेडमार्क फाइल होते हैं। इंडिया, चाइना इस समय IP में लीड कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय ट्रेडमार्क फाइलिंग हो रही है एंड फॉरेन ब्रांड्स भी आके हिंदुस्तान में काफ़ी सारे ट्रेडमार्क फाइलिंग कर रही है। और देखिए आज के टाइम भी इन्वेस्टर्स उन्हीं बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं जिन बिजनेस का IP पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनको पता है बिजनेस कॉपी होने में 2 मिनट लगता है, कोई भी पैसा लगा देगा। बट किसी के पास कोई स्ट्रॉन्ग IPR है, कोई पेटेंट है, कोई लाइसेंस है, वहां पे कॉपी होने में काफी दिक्कत है। तो इन्वेस्टर्स भी उन्हीं बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं जिनके IP पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको फ्रेंचाइजी लाइसेंस की बात करूं तो देखिए, फ्रेंचाइजिंग और जो लाइसेंस है आज के टाइम में यहाँ पे भी बहुत ज्यादा IPR का रोल है। आज मैं क्यों मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज, बड़ी ब्रांड स्टारबक्स, ज़ारा, इनके फ्रेंचाइजी लूंगा? क्योंकि ब्रांड नेम उनके पास है और उनका ब्रांड मार्केट में चलता है, तो मैं यूज तो कर नहीं सकता हूँ, तो मुझे उनसे फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। इसलिए IPR का बहुत बड़ा रोल है फ्रेंचाइजी बिजनेस में। लाइसेंसिंग में भी यही होता है। आज मिक्की माउस है, डोरेमोन है, शिनचैन है, इतने सारे कार्टून है जो टीवी में चलते हैं। मैं स्कूल के बैग्स पे या जगह जगह उनको यूज़ क्यों नहीं कर सकता हूँ? जो प्रोडक्शन हाउस है उनके पास उसका कॉपीराइट है, नहीं यूज़ कर सकता मैं। इसीलिए बहुत चीज़ें मैटर करती है जब आपके पास IPR होता है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता है। आज जैसे वॉक्सवैगन है, वॉक्सवैगन के पास ऑडी भी है, स्कॉडा भी है, पोर्श भी है और डिफरेंट ब्रांड्स को ये ओन करते हैं। क्यों वॉक्सवैगन सारी कारों को अपने नाम से नहीं बेच रहा? अलग अलग ब्रांड क्यों है? ऑडी, स्कॉडा, पोर्श अलग क्यों है? क्योंकि उनका मार्केट सेगमेंट अलग है। ऑडी और स्कॉडा का कस्टमर कभी एक हो ही नहीं सकता है। जैसे मैं बात करूं टाटा, तो टाटा की खुद की कार है, तो क्यों वो लैंड रोवर या फिर जैगवार का ट्रेडमार्क एंड कंपनी को लेके बैठे? नाम अलग अलग क्यों है? क्यों? कस्टमर सेगमेंट डिफरेंट है। जो टाटा मोटर्स का कस्टमर है वो जैगवार का हो ही नहीं सकता है। दोनों के कस्टमर टोटली डिफरेंट है और बहुत मैटर करता है आपका ब्रांड नेम जब आप किसी मार्केट के अंदर टारगेट करते हो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को। अब मैं आपको समझाता हूँ IP की वैल्यू डिफाइन कैसे होती है, मतलब एक IPR का वैल्यूएशन कैसे निकलता है। 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है इनकम मेथड, मतलब कितना टर्नओवर रेवेन्यू एक ब्रांड कर रही है उसके बेसिस पे IPR का वैल्यूएशन निकाला जाता है। दूसरा होता है मार्केट मेथड, मतलब 1000 बिलियन डॉलर का मार्केट है या $1 ट्रिलियन का मार्केट है, तो कितना मार्केट उस ब्रांड ने कैप्चर कर रखा है। तीसरा होता है कॉस्ट मेथड, अगर मुझे सेम ब्रांड नेम को बिल्ड करना है, इतनी ब्रांड वैल्यू चाहिए, तो कितना पैसा मुझे लगाना पड़ेगा, कॉस्टिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर चौथा होता है टाइम मेथड, कि ऐसी ब्रांड वापस क्रिएट करने में कितना टाइम मुझे लगेगा। जैसे गूगल है, तो कितना टाइम मुझे लगेगा गूगल को वापस क्रिएट करने में। देखिए IPR अपने आप में एक बहुत डीप चीज है। कैसे ब्रांड स्ट्रेटेजी को बनाती है, दिमाग लगाती है IPRs में, ब्रांड नेम को एक्वायर करने में, कॉइन नेम को एक्वायर करने में। जैसे बोट है, बोट ट्रेंड में चल रहा है, अमन गुप्ता की कंपनी है। इन्होंने 2014 में क्या करा, आप IP इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे ना, इन्होंने वर्ड मार्क फाइलिंग नहीं करी, अपने लोगों को रजिस्टर कराया। अब लोगों का नाम क्या था? बोट। उससे कंपनी चालू करी, फटाफट एविडेंस कलेक्ट करते गए, मार्केटिंग करते गए, ब्रांडिंग करते गए, पैसा लगाते गए। 2016-17 आते आते वर्ड मार्क्स, मतलब टोटली वर्ड जो होता है ना बोट नाम, उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया। और आज इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर आप दूसरा ब्रांड नेम बोट से चालू कर ही नहीं सकते हो। अब अमन गुप्ता ने क्यों करा, चीज समझिए। बोट इजी नेम है और हजारों सालों से यूज होता आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन इसको यूज करते हैं। बोट मतलब हमारे दिमाग में वही आता है शिप वगैरह, बट इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई ब्रांड नहीं था। इन्होंने इस चीज को समझा कि बोला ऐसा कोई नाम उठाओ जो मार्केट में बहुत कॉमन है, उसको धीरे धीरे पैसा खर्च कर करके, ब्रांडिंग कर करके, मार्केटिंग कर करके उसके वर्ड मार्क्स अपने नाम पे ले लो। तो पूरा एक IP पोर्टफोलियो होता है, मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, उसी के बाद राइट्स एक्वायर होते हैं। अब ये ब्रांड्स क्यों करती हैं? क्यों शुगर, मामा अर्थ, बोट, आपने ब्रांड्स को देखा, ये
कॉमन नेम्स को उठा के उनको एक्सक्लूसिव बना रहे हैं, उनके वर्ड मार्क के राइट्स फटाफट ग्रैब कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कोई ऐसा ब्रांड नेम नया उठाता हूँ जिसमें मार्केट में मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा रिकॉल में, तो मेरा काफ़ी सारा पैसा वहीं चले जाएगा, 100 करोड़ 500 करोड़। उससे अच्छा है मैं बहुत कम पैसों में किसी कॉमन नेम को एक्सक्लूसिवली मेरे नाम पर उठा के लिया हूँ। जैसे बोट है, उन्होंने अपने वेबसाइट के डिजाइन से लेकर हर चीज का इस समय कॉपीराइट भी ले रखा है। और बोट के पास इस समय एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन एल्गोरिथम पेटेंट भी है, ठीक है। इनके पास ईयरबड डिजाइन का पेटेंट भी है। अब आप सोचो ना, इन्वेस्टर पैसा क्यों नहीं लगाएगा? आप कहते हो ना, हमारे कमेंट सेक्शन में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर इन्वेस्टर्स इन्हीं स्टार्टअप से पैसा लगाते हैं, दूसरों पे क्यों नहीं लगा रहे, ये ऐसा क्या करते हैं? एक्चुअली में यही इनका ब्लू ओशन होता है, यही इनकी स्ट्रेटेजीज होती है कि कुछ ऐसा लेकर आओ जिसको कॉम्पिटिशन ना ला पाए, बहुत टाइम लगे उसको लाने में और कॉपी करने में। क्योंकि देखो पैसा सबके पास है, बैंक से आप लोन ले सकते हो, इन्वेस्टर्स आप पैसा ले सकते हो, और अगर कोई चीज मार्केट में चल रही है तो कोई अमीर आदमी उसको रेप्लिकेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पैसा तो उसकी जेब में भी, अमीरों की जेब में। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती है। तो यहीं से आपका एंटी बैरियर क्रिएट होना चालू होता है जहां पे इन्वेस्टर पैसा लगाता है। आप देखिए जोमैटो शुरुआत में फूडी बे था। फूडी बे जब इन्वेस्टमेंट उठाने गया तब इन्वेस्टर्स ने कहा कि भैया ईबे ने आप पे केस फाइल कर दिया, तो वहां पे जोमैटो को समझ में आया कि नहीं, हमें हमारा नाम बहुत अच्छे से रखना है और नया नाम रखना है। फिर फूडी बे को इन्वेस्टमेंट के बाद कन्वर्ट करा गया जोमैटो में। अब जोमैटो में अपने आप का कोई मतलब नहीं है, जोमैटो एक कॉइन नेम है। कॉइन नेम वो नेम होते हैं जिन ब्रांड नेम का कोई मीनिंग नहीं होता है, बहुत मार्केटिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, स्ट्रेटेजीज बना के उन ब्रांड नेम को मीनिंग दिया जाता है। जैसे जोमैटो से अगर मैं आज मीनिंग डिफाइन करूंगा तो ये आता है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। लोग आज ये नहीं बोलते कि ऑनलाइन फूड डिलीवर करा लेते हैं, लोग सीधा बोलते हैं जोमैटो करा लो। जैसे पेटीएम हो गया, ओला हो गया, ये हो गया। तो इसलिए ब्रांड्स कॉइन नेम भी उठाती हैं कई बार, और वहाँ पे बहुत पैसा खर्च करा जाता है उस ब्रांड नेम को मीनिंग देने के लिए। जैसे गूगल ने किया। आज हम ये नहीं बोलते इंटरनेट पे सर्च कर लें, हम क्या बोलते हैं, गूगल कर लें। और ब्रांड नेम्स बहुत वैल्यूबल होते हैं। जोमैटो को रेस्टोरेंट ओन नहीं करता है, फिर भी लाखों करोड़ों की ब्रांड बन गया। क्यों? ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रिकॉल इतना स्ट्रॉन्ग है। 2020 में इन्होंने 206 मिलियन डॉलर में उबर ईट्स को एक्वायर करा था। क्यों करा? उबर ईट्स का मार्केट वैल्यूएशन, ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब जोमैटो भी है ना, बहुत अच्छे से अपने आईपीआर्स को मैनेज कर रहा है, वेबसाइट के डिज़ाइन से लेके, ऐप से लेके, हर चीज़ का धीरे धीरे कॉपीराइट भी ले रहे हैं, कोडिंग का ले रहे हैं, जिससे कॉम्पिटिशन उनके एल्गोरिदम को, हर चीज़ को कॉपी ना कर पाए। अब मामाअर्थ को ले लो। सबसे पहली चीज़, मामाअर्थ के जो टैगलाइंस थे वो कैची थे, ब्रांड नेम बहुत कैची था। शुरुआत भी इन्होंने डिवाइस मार्क, मतलब लोगों को रजिस्टर कराया, जो लोगो होता है ना इनका, उसको रजिस्टर्ड कराया। फिर धीरे धीरे मार्केटिंग करी, पैसा खर्च करा, ब्रांड नेम बनाया। फिर मामाअर्थ का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया वर्ड कैटेगरी के अंदर। वर्ड के राइट्स होते हैं ना, वर्ड के राइट्स अपने नाम पे ले लिया। काफी सारे फेमस टैगलाइन भी इनके पास रजिस्टर्ड है, जैसे मेड विथ लव, मेड सेफ, ये इनका टैगलाइन है जो रजिस्टर्ड है। गुडनेस इनसाइड, नॉन टॉक्सिन्स आउटसाइड, ये टैगलाइन भी इनके नाम पे रजिस्टर्ड है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ ब्रांड्स जो आईपीआर्स को यूज करते हैं वैल्यूएशन बढ़ाने में, फंड रेजिंग में, ग्रोथ में। काफी सारे और भी ब्रांड्स हैं, जैसे शुगर हो गया, काफी सारे नए स्टार्टअप्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, फंडिंग उठाते जा रहे हैं। उनमें भी कहीं ना कहीं आईपीआर एक बहुत अच्छी सॉलिड स्ट्रेटेजी होती है, जिसकी मदद से वो इन्वेस्टमेंट रेस करते हैं, मार्केट को कैप्चर करते हैं और बहुत कम पीरियड में आगे निकल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इस केस स्टडी से आपको काफी चीजें आईपीआर के बारे में समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में डाउट है, आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस चालू कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, कोई भी आपके डाउट्स है, सारी चीजें आप हमसे पूछ सकते हो। ये हमारे कंपनी का व्हाट्सएप नंबर है, या फिर हमारी कंपनी की वेबसाइट sonysvision.in पर आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। और अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना है, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये मेरा इंस्टाग्राम है और ये मेरा लिंक्डइन है, यहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जैसे जैसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।